Welcome to Spectrum e-learning online classes of BSc Maths and Physics. मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक पैडल इक्वेशन, जिसको हम पिछले 4 लेक्चर से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। जहाँ हमने पढ़ा अभी तक कि पैडल इक्वेशन होती क्या है, इसके फॉर्म्स क्या क्या है, किस प्रकार इसके प्रश्नों को हल किया जाता है। इसी में आज एक टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। मतलब क्या है कि अभी तक हम जिस कर्व की बात करते आ रहे हैं, अगर उस कर्व को एक चाप मान ले, हिंदी में कहेंगे इसको चाप की लंबाई के अवकलज। मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि चाप की जो लंबाई है उसको फाइंड करना है हमें। तो देखो क्या है इसका। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि यहां पर किसी कर्व को मान रहे थे, माना यही अपना एक कर्व है। अब कर्व डिफाइन नहीं है, ये कर्व कहां तक भी जा सकता है, कितना भी लंबा हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, इस कर्व के दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच ली, जो कहलाती है इसकी जीवा। इस जीवा के अंदर जितना भी है कर्व का भाग है वो कहलाएगा इसका चाप। और इसी चाप की हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। अब देखें, जब इस चाप की लंबाई की बात करें तो ये जो चाप की ये लंबाई है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई को हम माने डीएस। ये बहुत छोटा सा भाग होता है, इसलिए हमने इसको बहुत ही छोटे भाग के तौर पे डीएस के रूप में व्यक्त किया है। अब इस डीएस की लंबाई हमें निकालनी है। अब लंबाई डीएस के फॉर्म में निकाल नहीं सकते। डीएस एक डेरिवेटिव होगा जिसका हम एक्स हो, वाई हो, ऐसे अलग अलग तरीकों से हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब डेरिवेटिव्स निकालने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर उन तरीकों के बारे में जो चर्चा है वो इन क्लासेस, बीएससी की क्लासेस में ना होके वो हायर एजुकेशन में काम आता है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि यदि फलन y बराबर f ऑफ x हो, अगर इस फलन के लिए इस चाप की लंबाई निकालनी है तो क्या होगा, फलन की लंबाई ds बाय dy। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो y का फंक्शन है, ds बाय dx। y इक्वल टू एक्स का फंक्शन है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इस फंक्शन में जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, उस चर राशि के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। क्या होगा, अंडर द रूट 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। अब देखो y जो है उसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, x के सापेक्ष। तो इसका y के सापेक्ष तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर s का y के सापेक्ष अवकलन कर दिया हमने तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहां पर y वेरिएबल ही नहीं बचेगा, और हमें निकालना क्या है, y वेरिएबल की वैल्यू यहां पुट करनी है। अतः ds बाई dx, ये जो चाप की लंबाई है वो क्या आएगी, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये है अपना मेन फॉर्मूला। कब, जब फलन क्या हो, y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसके तौर पे यदि फलन y बराबर एफ एक्स की जगह x बराबर फंक्शन ऑफ y हो, तब क्या होगा, ds बाय, जैसे यहां पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स था तो x के सापेक्ष अवकलन किया था, यहां पर फंक्शन कौन सा है, y। तो किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। क्या हो जाएगा, वही अंडर रूट 1 प्लस, यहां पर dy बाई dx, क्योंकि इस y का इस x के सापेक्ष में कर रहे थे, यहां पर इस x का इस y के सापेक्ष कर लेंगे, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन के लिए वेरिएबल है। पर आपको यदि याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति की बात करें, ये दोनों किस फॉर्म में है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अगर इसकी बात करें तो इस x और y की फॉर्म में हमारे पास एक और समीकरण थी जिसको हम कहते हैं प्राचलिक समीकरण।
प्राचलिक समीकरण क्या थी? x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। आर की जगह बहुत बार ए भी यूज में लेते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। अब इस फॉर्म में अगर मान लो प्राचलिक समीकरण के फॉर्म में अगर दे रखा हो, तब चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? इसको टी मान लो, साइन टी और कॉस टी। तो डी एस बाय डी टी, क्यों? क्योंकि यहां पर फंक्शन किसके हैं? फंक्शन ऑफ टी। यहां पर भी फंक्शन ऑफ टी, मतलब x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी दे रखा हो आपको, एंड y इक्वल टू भी क्या दे रखा हो? फंक्शन ऑफ टी। तब क्या करेंगे हम? दोनों में x और y के फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी का होल स्क्वायर। ये होता है कब? जब आपके सामने प्राचलिक समीकरण के रूप में चाप दे रखा हो या वक्र दे रखा हो। तो यहां पर तीन सूत्र हमारे पास आए मुख्यतः। कब कार्तीय निर्देशांक पद्धति हो? पहला, जब आपको फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा हो। दूसरा, जब फंक्शन x इक्वल टू एफ वाई दे रखा हो। और तीसरा, जब फंक्शन आपको क्या दे रखा हो? प्राचलिक समीकरण के रूप में समीकरण दे रखी हो या फलन के मान दे रखे हो। तब इन तीनों समीकरण के अलावा एक और हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। ध्रुवीय निर्देशांक में क्या होता है? P बिंदु होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? R और थीटा। R और थीटा के रूप में अगर हमें इस चाप की लंबाई को बताना हो, तब हम कैसे बताएंगे, ये देखते हैं। इस फॉर्म में हमारे पास समीकरण होता है, यदि फलन r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा हो, तब डी एस बाय डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी थीटा बाय डी आर का होल स्क्वायर, डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। ये कब? जब आपके पास r इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ थीटा दे रखा हो तब। ये अब जैसे यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स था और x इक्वल टू एफ वाई आया, वैसे यहां पर दूसरी कंडीशन भी लागू होगी। कौन सी? यदि फलन r इज इक्वल टू एफ थीटा की जगह थीटा इक्वल टू एफ ऑफ r हो, तब डी एस बाय डी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ये है। तो इन पांचों सूत्र, ये जो हमारे पास पांच मुख्य सूत्र आए हैं, इन पांचों सूत्रों के आधार पर आपको चाप की लंबाई निकालने के प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न सीधे आएंगे कि किसी वक्र को लेकर आपके पास प्रश्न आ जाएगा कि वक्र की चाप की लंबाई निकालिए, या आपको पूछ लेगा कि अगर कोई वक्र है, वक्र आपको डिफाइन कर दिया y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू एफ वाई, आर इक्वल टू एफ थीटा, किसी भी फॉर्म में आपको वक्र दे दिया, तो उस वक्र के लिए आपको क्या करना है? प्रूव करने के पूछ लेगा कि इस वक्र की लंबाई, इस वक्र के चाप की लंबाई या तो अचर राशि हो या ऐसे एक पर्टिकुलर आपको सिद्ध करने के लिए राशि दे देगा। तो सीधे प्रश्नों की बात करें तो सीधे प्रश्न तो सीधा फंक्शन दे देगा और चाप की लंबाई निकालने के लिए पूछेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू एफ एक्स होगा तो ये सूत्र लगाएंगे, फंक्शन x इक्वल टू एफ वाई होगा तो ये सूत्र लगाएंगे, फंक्शन में प्राचलिक समीकरण या पैरामीट्रिक इक्वेशन हो तब इस समीकरण को काम में लेंगे। प्राचलिक समीकरण, इंग्लिश मीडियम वाले पैरामीट्रिक इक्वेशन। पोलर कोऑर्डिनेट में देखें, ध्रुवीय निर्देशांक में देखें, तो r इक्वल टू एफ थीटा होने पर समीकरण का मान बदल जाएगा और फलन फंक्शन थीटा इक्वल टू एफ आर होने पर ये समीकरण। इन पांच समीकरणों के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाते हैं। देखें प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे।
सबसे पहला प्रश्न, एक सिंपल सा पैराबोला ले रहा हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास कोई समीकरण है। अब इसको पूछा है कि इसके लिए सिद्ध करना है आपको ds बाई डी एक्स अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन एक्स। इस चीज को हमें प्रूव करना है कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखिए हमें निकालना क्या है, ds बाय dx। कब? कार्तीय निर्देशांक पद्धति के मानों में जब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा हो, y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तब ds बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो समीकरण 1 से पहले हम देखेंगे कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई ds बाय डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र हो गया। अब निकालने किस किस की वैल्यू है, ds बाई डी एक्स की वैल्यू, पर उसके लिए क्या चाहिए, dy बाय डी एक्स। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स करना है तो d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, या ऐसे कहें कि इस समीकरण का इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y। अगर इसका y के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2y dy बाय डी एक्स इक्वल टू 4ax में 4a, ये तो अचर पद है, तो अचर पद तो जब मल्टीप्लाई में हो तो वैसा का वैसा रहता है, और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1, बचा क्या, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 4a अपॉन 2y। अब यहां से वापस ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन y। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू y। तो देखो यहां पर y पद आया है और y पद को हमें हटाना है। तो यहां पर देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4ax। जब रूट से 4 बाहर आएगा तो बाहर कितना आया, 2 और ax, ये बचा। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2a पहले से है अपॉन में 2 अंडर रूट ax, ये आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a अपॉन अंडर रूट ax, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू को यहां से उठा के मैं कहां रख दूंगा, इस समीकरण में। दिस इंप्लाइज ds बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, a अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स, सॉरी a इंटू एक्स, माफ कीजिएगा। यहां पर अगर एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a एक्स, तो एलसीएम आ गया, यहां पर अंडर रूट a इंटू एक्स प्लस a। अब देखें रूट के अंदर रूट है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा a अपॉन अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर, क्यों,
1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहां पर स्क्वायर होते ही क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू एक्स। एलसीएम लेंगे जब इसका, तो ए एक्स एलसीएम है, यहां पर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म बचेगी। अब देखें, यहां से मैंने कॉमन लिया ए, अंडर रूट में ए कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस ए अपॉन ए एक्स, ए से ए कैंसिल हो गया, तो डी एस बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स। यही क्या था, हमें प्रूव करना था कि डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, ए प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट। तो ये हमारे पास प्रूफ। तो सीधे प्रश्न आते हैं, या तो ऐसे प्रूव करने के लिए पूछ लेंगे आपको, वक्र का मान देकर आपको सीधा प्रूव करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, या इनडायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि अगर ये वक्र है कोई, तो इस वक्र के लिए सिद्ध कीजिए कि इसके चाप की लंबाई का मान अचर होगा। इस प्रश्न के बाद जब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तब तो हमने प्रश्न को देख लिया। अब इसी प्रकार x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y का भी होगा, तभी इसी प्रकार से हल करेंगे। एक प्रश्न हम देख लेते हैं, जब आपको प्राचलिक समीकरण दे रखी हो, अगर मान लो आपको प्रश्न में प्राचलिक समीकरण के बारे में दे रखा हो, तब उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्राचलिक समीकरण है आपके x इक्वल टू a cos t एंड y इक्वल टू b sin t। इस प्रश्न को हमें हल करना है और निकालना है आपको फाइंड ds बाय dt। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, जब प्राचलिक समीकरण या पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको दे रखी हो, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, तब हम क्या करेंगे, ds बाय dt इज इक्वल टू, हमें पता है, अंडर रूट ऑफ dx बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का t के रेस्पेक्ट में सापेक्ष अवकलन a ही रहेगा, और cos t का माइनस ऑफ sin t, dx बाई dt की वैल्यू आ गई। डिफरेंशिएट 2 विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अगर इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करें, तो dy बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है b एज इट इज रहेगा, और sin t का cos t। ये समीकरण 3 और समीकरण 4। इस समीकरण 3 और 4 से मान इसमें रख दो, ds बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ dx बाई dt की वैल्यू माइनस a साइन t, माइनस a साइन t का होल स्क्वायर प्लस a cos t का होल स्क्वायर। यह सिंप्लीफाई करें इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t। दोनों में a स्क्वायर को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t। साइन, अब हमें पता है बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह वैल्यू 1 हो गई। तो ds बाय dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, ds बाय dt इज इक्वल टू a।
तो प्राचलिक समीकरण x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t, सॉरी यहां पर b cos t है तो इसको a की जगह b आ जाएगा, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो समीकरण का मान क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर ये हमारे पास इस चाप की लंबाई आ गई। आगे देखें, इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन को मैं कॉस में चेंज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, थीटा की जगह यहाँ पर टी, तो ये मेरे पास वैल्यू बची। अब अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल दूँ तो रूट से जब बाहर आएगा तो बाहर बचेगा ए, और अंडर रूट में क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। यहाँ पर इसमें भी कॉस स्क्वायर टी है, इसमें भी कॉस स्क्वायर टी है, कॉस स्क्वायर टी को कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। यहां से मैंने कॉस टी को कॉमन जब लिया तो कॉस टी से कॉमन आ गया 1 और यहां पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक वैल्यू आएगी, जब कर्व की बात करेंगे 2D 3D में, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमने मान लिया, ये भी कह सकते हैं, माना इस पूरे वेरिएबल को मैंने ई मान लिया, तो मेरे पास ds बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ये आपका फाइनल आंसर। तो प्राचलिक समीकरण जब होती है तो x और y को t के सापेक्ष अलग अलग अवकलन कर उसका ds बाई डी टी में मान रखने पर हमारे पास एक आंसर आता है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठे हैं और परीक्षा में आपको समय लग रहा है कि समय कम है तो आपका यहां तक का आंसर भी सही माना जाएगा, नंबर आपके नहीं काटे जा सकते क्योंकि आपने सूत्र सही अप्लाई किया है, उसका सॉल्यूशन सही किया है। बस अंतर क्या है कि इसको और सिंप्लीफाई आपने नहीं किया, तो यहां तक भी आंसर सही है, ये आंसर भी सही है और वो आंसर भी सही है। कलन में सबसे अच्छी बात यही होती है कि हर स्टेप जहां तक आप सिंप्लीफाई उसको कर सकते हैं वो आपका एक सॉल्यूशन माना जाता है, वही आपका एक आंसर माना जाता है। तो आई होप आपको ये सब चीजें एग्जाम में ध्यान आ जाए, परीक्षा में ध्यान आ जाए और आप लास्ट आंसर तक पहुंच जाओ। इसी प्रकार से चाप के अवकलजों की लंबाई, चाप के लंबाई के अवकलज जो है उनके सूत्रों के आधार पर प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसी पर आधारित और भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उनको हल करिएगा। और यदि कोई प्रश्न आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें किताब या प्रश्न की संख्या या प्रश्न लिखकर हमें भेज सकते हैं, हम आपको उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।